स्टूडेंट लाइफ का डार्क साइड क्या है किसी भी कंट्री में? क्या ये इंडिया में स्टूडेंट्स की नहीं है डार्क साइड? हमें ये माइंड बदलना पड़ेगा आज के यूथ को कि मैंने वहाँ सेटल होने जाना है, राइट। मैंने इंटरनेशनल एजुकेशन लेने जाना है, मैंने एक्सपोजर लेने जाना है, मैंने लर्निंग करने जाना है। पीआर विल नॉट गिव यू रोटी कपड़ा और मकान, राइट। पीआर इज ओनली ए पीस ऑफ पेपर। फेवरेट कंट्री सबकी पंजाबियों की कनाडा, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। कनाडा की स्ट्रिक्टनेस का कि जो स्ट्रिक्टनेस ट्रम्प ने दिखाई है उसको कॉपी कर रही है कंट्रीज। फैशन हो गया एंटी इमिग्रेशन सोसाइटी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है जिंदगी में? ज़िंदगी बहुत मज़े में चल रही है, काम चल रहा है, फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है। मेन तो अगर हम बात करें बिजनेस की, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो जैसा ये टाइम है थोड़ा सा निकल जाएगा ये भी। अच्छा, कैसे चल रहा है वैसे आजकल इमिग्रेशन वर्ल्ड? क्योंकि काफ़ी कभी कभी बहुत अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती है, कभी कभी बहुत बुरी खबरें भी आनी शुरू हो जाती है इमिग्रेशन के बारे में, बट आजकल क्या सिनेरियो है? देखो, आजकल इमिग्रेशन इंडस्ट्री अपने सबसे चैलेंजिंग दौर से निकल रही है। 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और इस तरह का चैलेंजिंग टाइम हमने नहीं देखा। दैट कुड बी ड्यू टू लॉट ऑफ वार्स आर गोइंग ऑन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मीन्स गवर्नमेंट ऑन द अदर कंट्रीज वेयर स्टूडेंट्स वांट टू गो, जहाँ बच्चा जाता है वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच्चा घबराया हुआ है, बट उनका इंटरेस्ट उतना ही बरकरार है। वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, एंड विच इज़ जेन्युइन। अगर हम भी उस जगह होते हम भी शायद यही करते। अच्छा, कंट्रीज़ के मामले में बात करें, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं अभी भी जो स्टूडेंट्स को ईजिली वेलकम कर रही हैं कि आइए, हम आपके इंतज़ार में, हम आपका वेलकम करते हैं, हमारी कंट्री में आइए, स्टडी कीजिए? तो कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ इस वक्त एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा? देखिए, ट्रेडिशनली जो कंट्री स्टूडेंट्स को वेलकम करती है वो आज भी कर रही है। सिर्फ उनका नज़रिया चेंज हुआ है। वो कहते हैं कि वो बच्चा आए जो हमारे यहाँ पढ़ना चाहता है, वो स्टूडेंट आए जो उनमें अडॉप्ट हो जाए, वो स्किल सेट लेके आए, वो इजीली एम्प्लॉयबल बन जाए। तो उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। आज भी कनाडा वेलकमिंग कंट्री है, चाहे वो यूके की बात करें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे वो यूएसए की बात करें, या न्यूजीलैंड और जर्मनी की बात करें। ये सब कंट्री स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही हैं। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो ये कहता है कि मुझे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। कम चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद सभी कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स लिए हैं, तो अब वो करेक्शन फेज है। तो जब ये करेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर अगेन दे वांट मोर। राइट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये स्ट्रिक्टनेस आई क्यों? कंट्रीज इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गई हैं स्टूडेंट को लेकर? रीज़न क्या है? मोटे मोटे से बता दीजिए, बाकी तो सबको पता है, मोटे मोटे से, बिकॉज यू आर कंसल्टेंट, एक्सपर्ट हैं आप। क्यों कंट्रीज इतना स्ट्रिक्ट हो गई हैं? स्पेशली हमारी फेवरेट कंट्री सबकी पंजाबियों की कनाडा, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। देखिए, अगर मैं आपको एग्जैक्ट रीज़न बताऊं कि कनाडा की स्ट्रिक्टनेस का, कि एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स लिए, क्वालिटी पे कुछ हद तक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्वालिटी पे उन्होंने फोकस नहीं किया। सेकंड, वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स, इलेक्शन, क्योंकि जहाँ तक हमारे सोर्सेज हैं वो सब ये बताते हैं कि द पॉलिसीज पिछले 1.5 साल में जो भी गवर्न हुई हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द वोटिंग। तो आज वहाँ इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट डिसाइड हो जाएगी, इसके बाद थिंग्स विल बी बैक टू द नॉर्मल। तो कनाडा स्टिल वेलकमिंग है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को पीआर नहीं दे रहा, उसने कोई बहुत ड्रास्टिक रूल्स चेंज किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल अभी वो आईलेट्स का स्कोर, जीआईसी, ये सब चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं। बस वो एक थोड़ा सा पॉज है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि इलेक्शन, क्योंकि आप यहाँ भी इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, इलेक्शन इज द पॉलिटिक्स, या इलेक्शन है जो सभी पॉलिसीज को ड्राइव करता है। बट फिर भी सर, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, कॉन्ट्रोवर्शियल बहुत हो गया कनाडा को लेकर, बातें बहुत हो रही हैं, स्टूडेंट की बहुत स्ट्रगल हम देखते हैं वीडियोज़ में। मतलब एक तरह का डीफेम काफ़ी आ रहा है कि स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, बुला लेते हैं, फिर वहाँ से स्टूडेंट को काम नहीं मिल रहा है, ये वो, फीसिस बहुत हाई, ये बड़ा पॉइंट है, फीसिस बहुत यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने हाई कर दिए हैं। चॉइस भी है अभी भी, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी ज़्यादा है। कोई भी न्यूज़ सोशल मीडिया से नेगेटिव जल्दी ट्रैवल करती है। अगर आप एक्चुअल ग्राउंड पे देखेंगे,
द वन लाइक आई ट्रैवल्ड 3-4 टाइम्स ए ईयर ओवर देयर, ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। राइट। स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। अब हम बात करें किसी भी इंटरनल कंट्री की, हमारी ही कंट्री की, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अच्छी कंपनीज में लगे जॉब मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ भी है। तो हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे। जहाँ तक रही बात फीस की, फीस के मामले में कनाडा आज भी लोएस्ट है। अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप बात करें यूके की, अगर आप बात करें यूएसए की या जर्मनी की, आज भी वो लोएस्ट है इन कंपैरिजन टू दीज कंट्री। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू कॉलेज एजुकेशन, वो सभी जगह है। बट अगर हम इन कंट्रीज का, कनाडा का कंपैरिजन करें यूएसए के साथ, यूके के साथ, कनाडा इज स्टिल फार मोर इकोनॉमिकल। एक चीज़ और सर, यहाँ पे पीआर को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हैं, जो अभी जिन्होंने 1-2 साल पहले कनाडा में एंट्री की एज अ स्टूडेंट। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी आती हैं कि इनको पीआर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत डिफिकल्टी से मिलेगा। एज अ कंसल्टेंट आपको क्या लगता है, क्या सच्ची में इतनी मतलब जहाँ के वो जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं वहाँ पे, उसकी वजह से पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं? देखिए, पीआर एक ऐसा पॉइंट है, वो एक कंट्री का राइट है। ये उस कंट्री की पॉलिसीज एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल उस पर डिपेंड करती है। पीआर ऐसा नहीं है कि आप आ जाओ सीधा पीआर, ये 2 डॉक्यूमेंट आपने पढ़ लिया आपको पीआर मिल जाएगी। दे आर नाउ सिलेक्टिव। ओके, दे आर सिलेक्टिव, दे वांट क्वालिटी मैन पावर। उनको टिम हॉर्टन पे काम करने वाले बंदे नहीं चाहिए, उनको लेबर नहीं चाहिए पीआर में। उनको पीआर में वो चाहिए कि बच्चा जो पढ़ने आया है वो पढ़ाई करे। ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, टिम हॉर्टन में करिए, वेयर हाउसेज में करिए, लेकिन उसके बाद आप अच्छी जॉब्स में जाइए जहां आप वैल्यू ऐड कर सकें उस कंट्री में। जो भी बच्चे पीआर में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, इन माय एक्सपीरियंस, वो अभी तक भी ऑड जॉब्स में ही लगे हुए हैं। वो अभी भी टिम हॉर्टन में लगे हुए हैं, अभी भी टैको बेल में लगे हुए हैं, फ्रंट सुपरवाइजर लगे हुए हैं। सुपरवाइजर तो बड़ी पोस्ट है, मींस लेबर की जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए डिफिकल्टी है। पर आपको लगता है कि वहाँ की जॉब, वहाँ की स्टडी एक वाइट कॉलर जॉब दे सकती है स्टूडेंट को? वहाँ की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ के गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हुए हैं, जुडिशरी में लगे हुए हैं, बायोटेक्स इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, आईटी कंपनीज में लगे हुए हैं, तो वो भी सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है कि ये सभी लोगों को वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती, बहुत सारे लोगों को मिलती है। आज सुबह आई गॉट ए कॉल एक स्टूडेंट की, वो कह रहा है सर मेरे को आप कनाडा में, मेरे को मैन पावर चाहिए, हमें मिल नहीं रही। चाहे वो रिजाइना हो, चाहे सस्कैटून हो, चाहे वो एडमंटन हो, तो बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि कनाडा इतना अलर्ट हो गया है कि वो एलिजिबल बंदे को ही पीआर देगा। वो कहता है वो बंदा जो उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए, जो उसकी सोसाइटी में अडॉप्ट हो पाए, उनको वो पीआर देंगे। जो उनकी लैंग्वेज एबिलिटी, चाहे वो फ्रेंच किया है, इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच किया है, तो जो ये करेगा उसके लिए वो वेलकम है। अच्छा, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट इस क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतरते, तो वो पीआर नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? उसके लिए भी बहुत सारे पाथवेज वो लेके आ रहे हैं डिफरेंट टाइम जोन पे। अभी आप ड्यूरिंग कोविड वो उन्होंने अपने पॉइंट 75 तक के पॉइंट 75 पॉइंट्स वालों तक को भी पीआर मिली है। तो जब जब उनको रिक्वायरमेंट आएगी वो उसको लेके आएंगे। सिर्फ फोकस ये है कि बच्चा वहाँ पे अपना स्टे लीगल रखे, राइट, अपना वीज़ा स्टेटस लीगल रखे। और आई एम श्योर जो सिचुएशन चल रही है कनाडा में ड्यू टू टैरिफ वॉर, यूएस कनाडा रिलेशनशिप, तो कनाडा को अपने आप को रीबिल्ड करना है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। आगे क्या था कि यूएसए है ना, एक बड़ा भाई यूएसए है, तो अब जो उनमें रिश्ते नॉर्मल होने ही नहीं है। yes. जो अभी इलेक्शन में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा, सबने ये कहा कि यूएस और कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। तो उसमें कनाडा को बहुत सारी मैन पावर चाहिए, हर लेवल पे मैन पावर चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो रही है उन बच्चों के लिए जो इस टाइम पे कनाडा में है। इसके साथ ही अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को इफेक्ट कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि जो स्ट्रिक्टनेस ट्रम्प ने दिखाई है उसको कॉपी कर रही हैं कंट्रीज, अप्लाई कर रही हैं? दैट्स व्हाई आई एम बिगिनिंग में जैसा आपने बोला ना कि इमिग्रेशन डाउन क्यों है, एक फैशन हो गया एंटी इमिग्रेशन सोसाइटी।
तो just because of Trump, right? Because of the Trump, because he won with the big margin, वो बहुत बड़े अंतर से जीते हैं. Yes. तो सभी कंट्रीज में एक ये फैशन हो गया कि एंटी इमिग्रेंट बोलिए, यू गेट वोट्स. तो इमिग्रेशन लिंक टू द वोटिंग पैटर्न. Okay. सो दैट्स व्हाई. तो जब उनको चाहिए होगा दे स्टिल दे कॉल. अभी भी आप बात करें यूएसए में ऐसा नहीं है कि सभी लोग वापस आ गए हैं. बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो उनको भी मैन पावर चाहिए. अगर अनस्किल्ड लेबर की कहें तो उनको भी अभी अनस्किल्ड वर्कर चाहिए. तो ऐसा नहीं कि उनके सोसाइटी से अनस्किल्ड लोग ही सारे बाहर चले गए. राइट. तो हर तरह की मैन पावर हर कंट्री को चाहिए और जॉब्स करने के लिए. अब रेस्टोरेंट्स हैं, अब वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इमिग्रेंट्स ये जॉब करते हैं. नेटिव वहाँ के कनेडियन यूएस वाले वो नहीं करते. तो वो रेस्टोरेंट वालों को मैन पावर चाहिए. तो वो अपने आप गवर्नमेंट को पुश करेंगे कि हमारे लिए मैन पावर अरेंज करिए, व्हिटएवर द राइट वे इट इज. अच्छा, एज एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि अभी जो कनाडा में इलेक्शंस हैं उसके बाद जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट लाएंगी इंडियंस के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए, या नेगेटिव भी हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई एम वेरी होपफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव होना था वो हो चुका है पिछले 1.5 साल में. जितना लो कनाडा मार्केट ने जाना था वो जा चुके. अब इसके बाद एक ही वे है, अपवर्ड. राइट. अब वो पॉजिटिविटी आएगी, मोर क्लियर पॉलिसीज आएंगी, गवर्नमेंट रीथिंक करेगी, क्योंकि यूएस रिलेशंस प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट. यस. क्योंकि अब उनको सेल्फ सफिशिएंट होना है, उनको इंडिपेंडेंट होना है, उनको हर चीज़ के लिए यूएस पे डिपेंड नहीं रहना. yes. तो उसके लिए ये एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे लोग हैं उनके लिए बहुत भारी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, नया रेवेन्यू सोर्स बना सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मीन्स अब जो मैं ओवरऑल इसका नतीजा देख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू टेंशन की बात नहीं है. कनाडा इज स्टिल ओपन और आप इजीली जा सकते हैं एंड सब कुछ ओके है. अगर सभी कंट्रीज की बात करें, कनाडा एक ओनली कंट्री है जो अभी भी वेलकमिंग है, जो अभी भी एक प्रोसेस है उसका, एक पीआर का पॉइंट है कि आप ये इतना स्कोर लीजिए, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी इतनी एज होनी चाहिए. अगर आप उसको फुलफिल करते हैं यू आर एलिजिबल फॉर द पीआर. राइट. एक और कंट्री ओपन हुई है सर अभी, अच्छा यूरोप कंट्री जर्मनी. उसने अभी जितना मैं पढ़ा हूँ या जितना मैंने उसके बारे में जाना कि उसने अपने दरवाजे खोले इंडियन स्टूडेंट के लिए. क्या लगता है आपको अचानक से ये जर्मनी कैसे एंटर कर गया और उसने कैसे अपॉर्चुनिटी खोल दी? तो क्या कैसे देखते हैं कि जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन और नॉट फॉर स्टूडेंट्स? पहली बात, जर्मनी नई ऑप्शन नहीं है. ओके. ये बहुत सालों से चल रहा है. 20 साल पहले मेरा ही दोस्त जर्मनी पढ़ने गया था. तो बहुत देर से चल रही है. बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि लोग यूके, यूएसए इधर ही जाते रहे, कनाडा जाते रहे. तो अब जब बाकी ऑस्ट्रेलिया जाते रहे, इन कंट्रीज ने दरवाजे बंद किए, तो अनदर अपॉर्चुनिटी केम जर्मनी. एंड ऑल्सो इंडिया जर्मन रिलेशनशिप्स आर वेरी गुड. तो जर्मनी को थोड़े से टेक्निकल मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए. ओके. तो दैट्स वाई इंडियन कम इन टू प्ले. तो इंडिया में एजुकेटेड है, टेक्निकल एजुकेशन वाले बंदे जो बीटेक हैं, बीसीए है, आईटी फील्ड के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है. चाहे वो बायोटेक फील्ड के हैं. एक डाटा के अनुसार मेरे को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, यूएसए के बाद जर्मन सबसे ज़्यादा नोबेल्स जर्मन को मिले हैं. या मैंने भी सुना. यस. ठीक है. तो वो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. तो हमारे इंडियंस वहाँ जाके टेक्निकल जॉब्स में, इंजीनियरिंग जॉब्स में बहुत फिट है. तो अकॉर्डिंग टू यू जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन? इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर कनाडा. राइट. ओके. एक चीज़ और, इंडियंस का एक और टारगेट होता है जो उनको लगता है कि पीआर कैसे मिलेगी. तो व्हाट अबाउट, मतलब जर्मनी कैसे पीआर देता है? इजी पीआर पॉलिसी है उसकी? एक प्रोसेस है. आपको पढ़ने के बाद जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, उसके बाद आप एक्सटेंड करा सकते हैं. अगर आप वहाँ पे एक सर्टेन टाइम तक स्टे कर सकते हैं, आप सर्टेन इनकम का थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट को उस लेवल में, उस ब्रैकेट में आपकी इनकम उतनी है, तो यू कैन बी रेजिडेंट ओवर देयर, यू कैन फाइल फॉर पीआर आल्सो. राइट. एक और सवाल सर, अगला अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ. ऑस्ट्रेलिया डे बाय डे इंडियंस के लिए, स्पेशली जहाँ तक मैंने सुना है, पंजाबी और हरियाणवीज के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है. ये क्यों हो गया सर? मतलब इतना, मतलब क्या जो वीज़ा प्रोसेस है, पंजाबी की फाइलिंग हो या किसी हरियाणवी की फाइलिंग हो, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया उस पर डबल टाइम लगाता है. क्यों हो रहा है ये सच है या नहीं है? सर देखिए, जो पीछे अभी खबरें आ रही थी 5 स्टेट से बैन किए हैं, ऐसा कोई ऑफिशियली कहीं से नहीं आया.
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी किसी वेबसाइट पे नहीं डाला, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने नहीं डाला कि हमने पंजाब के बच्चे नहीं लेने। तो पहली बात ये चीज़ गलत है। दूसरा, वो स्क्रूटनी करना उस कंट्री का राइट है। उसको लगता है कि यहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं वो एक बहुत क्वालिटी वाले नहीं है, तो उसका राइट है। अगर वो स्क्रूटनी कर रहा है, इट इज़ देयर राइट। आई एम फर्म बिलीवर इन दैट कि अगर वो चेक करके बच्चा लेंगे, बाद में ना बच्चे के लिए प्रॉब्लम आएगी कभी जिंदगी में, ना उस कंट्री के लिए आएगी। तो अगर वो टाइम ले रहे हैं, इट ऑल्सो आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन कि यहाँ से फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट गए हैं, तो दैट वी डोंट नो। अगर कोई लगा रहा है तो उसका भुगतना उसी को पड़ेगा, नोबडी एल्स कैन डू दैट। तो अगर आपके पास सब कुछ जेन्युइन है तो कोई घबराने की बात नहीं है। पर आई थिंक पंजाबियों ने ऐसा किया है सर पहले, तभी शायद वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, हरियाणवी एज वेल, तभी ऐसा हो रहा है। तभी देखो, कोई भी कंट्री एक प्लस यहाँ जाने की होड़ बहुत है, तो वो कई ऐसी जगह बच्चे गलत ट्रैक में फंस जाते हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि आप हमें सिर्फ पासपोर्ट दे दो, बाकी सारे डॉक्यूमेंट हम बना देंगे। हाँ, यस। तो जब ऐसे केसेस में फंसते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है। प्लस वहाँ जाके इंडियंस लोग हायर पोजीशंस पे आ गए हैं, तब उनको पता लग गया है कि कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो देन दे एबल टू कंट्रोल दैट। राइट। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है यूके का सर, और यूके के लिए एक बात बड़ी फेमस है कि यूके भी पीआर नहीं देता। उसके बारे में मतलब अगर कोई स्टूडेंट यूके जा रहा है तो कितनी अच्छी ऑप्शन हो सकती है यूके उसके लिए, और उसके बाद पीआर का सिनेरियो क्या है? देखिए, अगर आप बात करें 1965 टू 2000, जो हमारी कम्युनिटी पंजाब है, हमारे लिए बाहर यूके ही होता था। हाँ, एब्सोल्युटली, दैट इज द ओनली ऑप्शन। मींस यूके। यस, आप समझते हैं? यस 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 यस। तो यूके में हमारा इतना डायस्पोरा, इतने हमारे सीनियर लोग हैं, इतने हमारे एल्डर लोग वहाँ बैठे हैं, सेटल्ड है, आज अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस। तो ये जा रहा है बच्चा, वो कहीं ना कहीं किसी का रिश्तेदार है। Yes. तो वहाँ पे उनको ये होता है कि बच्चा एक आ जाए, देन देयर आर न्यूमरस वेज इन यूके। उनके लॉ, क्योंकि लॉ बहुत बड़ा है उनका, क्योंकि हमारे इंडिया में भी काफ़ी लॉ सारा यूके का ही फॉलो हो रहा है, तो उनको लगता है कि यहाँ के कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद उनको 2 साल का एक्स्ट्रा वर्क परमिट मिलता है, तो उसके बीच में उसके बाद वो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। तो ये सोच के लोग जा रहे हैं। बट वो पीआर देते हैं या नहीं? पीआर में उनका एक सर्टेन प्रोसेस है, आपको इतनी इनकम होनी चाहिए। अगर आप इतनी इनकम कमा रहे हैं 25,000 27,000 पाउंड पर ईयर की, तो आप एलिजिबल हैं। लॉट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर में लोग एलिजिबल हुए हैं। एनएचएस नर्सेज उनको बहुत चाहिए, इस सेक्टर में लोग पक्के हुए हैं। प्लस वो आपको वीजा एक्सटेंशन बहुत ईजिली मिल जाता है वहाँ पे। आप अच्छा काम कर सकते हैं, पॉन्ड की वैल्यू काफ़ी अप्रिशिएट हो रही है। तो ये भी एक फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को यूके जाने के लिए। अब हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए में बहुत सारे लोग जाते हैं। अब यूएसए का जो ग्रीन कार्ड है वो प्रोसेस ही इतना लंबा है, फिर भी लोग जाते हैं। यस। तो वहां पे उनको स्टे बैक मिलता है, बहुत वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पीआर इज नॉट ऑलवेज ए पाथ टू स्टडी। हम कभी भी बच्चा जा रहा है, वो ये सोच के नहीं जाता मेरे को पीआर लेनी है, मैं वहां जाके वोट डालनी है। वो कहते मेरे को वहां रहने को मिल रहा है, दैट्स ओके। अब यूएई, दुबई है, इतने लोग जा रहे हैं, वहां कौन सा कोई सिटीजनशिप मिलती है? आपको स्टे रहने देते हैं, आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप वहां पे काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट। प्लस जब आप यूके के से पढ़ के आते हैं ना, तो आप जब इंडिया में आते हैं, आप किसी भी जॉब में जाएंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्लस जो एक्सपोजर ऑफ स्टडी अब्रॉड है ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हमें ये माइंड बदलना पड़ेगा आज के यूथ को कि मैंने वहां सेटल होने जाना है। राइट। मैंने इंटरनेशनल एजुकेशन लेने जाना है, मैंने एक्सपोजर लेने जाना है, मैंने लर्निंग करने जाना है, मैंने कुछ सीखने जाना है, और उसको बाद में अपनी लाइफ में उतारना है और अपना एक अच्छा करियर बनाना है। वो चाहे इंडिया हो, चाहे वो कंट्री हो, कोई थर्ड कंट्री हो। तो हमें ये सोच के पढ़ाई करनी है, ना कि ये सोच के कि पीआर विल नॉट गिव यू रोटी, कपड़ा और मकान। राइट। पीआर इज ओनली ए पीस ऑफ पेपर। रोटी कपड़ा आपको, लिविंगहुड आपको मेहनत करके, काम करके ही मिलनी है। बट सर, आपको नहीं लगता कि पंजाबियों का, हमारा जो हम पंजाबी हैं, इनका माइंडसेट कभी चेंज होगा? इनका तो टारगेट पीआर ही होता है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, चेंज हो रहा है। हम बच्चों से मिल रहे हैं, वो कहते हैं हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, हमें टॉप के इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन करा के दीजिए, टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं।
तो जो पढ़ेंगे वो आगे कामयाब होंगे ही होंगे। अच्छा, आप सर ऑलमोस्ट 15 साल से एज एक्सपर्ट डील कर रहे हैं इमिग्रेशन वर्ल्ड में। आज भी जब आपके पास स्टूडेंट आता है तो कौन सी कंट्री की इच्छा ज़्यादा आपके पास लेकर आता है? कौन सी कंट्री स्टूडेंट की जुबान पर होती है, मुझे यहाँ जाना है, कनाडा को छोड़ के, या अभी भी कनाडा ही है? अभी भी कनाडा ही है। ओके। चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी है, उसका पहला प्यार कनाडा है। वो दबी जुबान में पूछता जर्मनी है, पूछेगा यूके, लेकिन जब उसको लगेगा कि कनाडा में भी बेटर तो कहेगा ठीक है मेरा कनाडा ही करिए आप। यस, ये मैंने ऑब्जर्व करा। राइट। और ये क्यों है सर, अभी भी क्यों है? क्यों बहुत सारे पंजाबी हैं वहाँ पे, इसलिए अच्छा नेटवर्क है हमारा? अच्छा नेटवर्क है, पूरे हर चीज़ है। लाइक पंजाब के बाहर अगर नॉर्थ अमेरिका में पंजाब है तो वो ब्राम्पटन में है, एब्सोल्युटली, यस। आप कुछ भी चीज़ मिस नहीं करते। तो कल्चर है। प्लस कनाडा में अभी भी एक पॉलिसी है, वो एक पीआर का पाथवे है। अगर आप एक पाथ को फॉलो करेंगे, आप उस प्रोसेस में से निकलेंगे, आपको पीआर मिलेगी। ठीक है। अब जहां हम प्रोसेस में एलिजिबिलिटी नहीं करेंगे, उसको जबरदस्ती अपनी एलिजिबिलिटी बनाने की कोशिश करें, वहां फेलियर है। राइट। तो अगर कोई बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ता है, अच्छी क्वालिटी की जॉब करता है, मीन्स मैंने ऐसे बहुत कम बच्चे देखे हैं जो कहें कि हमें पीआर नहीं मिली। राइट। हज़ारों बच्चों को हमने भेजा इतने सालों में, बहुत सारे पीआर हुए हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊँ, मॉल में जाऊँ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं। राइट। आज उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आज उनकी शादियाँ वहाँ हुई हैं। खुशी होती है सर ऐसे मिलके? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार ये हमारे बच्चे हैं, इनको हमने भेजा है। मीन्स 2009 में भेजा, 2011 में भेजा। सर आप अभी तक अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर बताना चाहे तो कितना स्टूडेंट आप भेज चुके हैं? थाउजेंड्स, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। यस, एंड इट्स अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग बीइंग इन जालंधर ओनली, एंड वी हैव डन कनाडा ओनली सो फार। अर्लियर हमने तो बहुत सेटिस्फेक्शन आती है हमारे पास। यस, एब्सोल्युटली। हमने इतने लोगों की जिंदगी बनाई। दैट्स ग्रेट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है सर, स्पाउस वीज़ा को लेकर आजकल काफ़ी बातें होती हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो आप एज एक्सपर्ट बताना चाहें जो स्पाउस वीज़ा के लिए थोड़ी फ्रेंडली है, जो इजीली आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं या एक साथ जा सकते हैं? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो स्पाउस वीज़ा के लिए थोड़ी फ्रेंडली है या जिसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट है? फिर आप कहेंगे मैं कनाडा का क्यों बोल रहा हूँ। कनाडा में मास्टर डिग्री में आप स्पाउस को लेके जा सकते हैं। ओके। मास्टर डिग्री में एडमिशन्स हमारी टीम दिलाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, बहुत सारे बच्चे हैं डिफरेंट फील्ड के, वो जा सकते हैं। उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद यूके है। यूके में अगर आप रिसर्च के प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि बच्चे को ये माइंडसेट में ये आना चाहिए कि मैं वहाँ जाना जहाँ स्पाउस जाए, ये सोचने की बजाय मैं ये सोचना है कि मैंने वहाँ पढ़ने जाना है, मेरा स्पाउस साथ जा रहा है। हमारा मोटिव चेंज होना चाहिए कि स्पाउस जा रहा है ता मैं इतने जाना। ये चीज़ हमारे माइंड से निकलनी चाहिए कि हमने पढ़ने जाना है, एक अपॉर्चुनिटी है, मेरा स्पाउस साथ जा सकता है, दैट इज गुड। अब आप देखिए ना, एक बच्चा रिसर्च के लिए जा रहा है, ऑब्वियसली ग्रेजुएट होगा, वो मास्टर्स करने के लिए जा रहा है। अब वो +2 वाले से शादी क्यों करेगा? एब्सोल्युटली। यस, राइट। मेरे पास है। अब उसका स्पाउस +2 होगा। अब ऑस्ट्रेलिया में मास्टर करने जा रहे हैं, स्पाउस आपका ग्रेड 12 है, वो आपसे 10 साल बड़ा है, तो वो एक जेन्युइन एप्लीकेंट नहीं लगता। कुछ होंगे जेन्युइन, बट ज्यादातर केसेस में नहीं होता। तो जहाँ जेन्युइन है वहाँ मास्टर में आज भी स्पाउस जा रहा है। राइट। एक चीज़ और सर, 12th से ज़्यादा याद आया, 12th के बाद स्टूडेंट वीज़ा जो स्टडी अब्रॉड हायर स्टडी के लिए ऑप्शंस अच्छी हैं, या ग्रेजुएशन के बाद क्या चूज़ करना चाहिए स्टूडेंट को? ग्रेजुएशन इंडिया में करनी चाहिए या आफ्टर 12th ही बेस्ट है या आफ्टर ग्रेजुएशन? और अगर दोनों ही बेस्ट हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। ये डिपेंड करता है बच्चे का मेजोरिटी लेवल पे। अगर आप प्लस विच कंट्री यू आर चूजिंग। पर्सनली यूके में मास्टर्स वाले जो जा रहे हैं उनको 1 साल पढ़ के भी उतना वर्क परमिट है 2 साल का जितना ग्रेजुएट बच्चे को है। राइट। तो अगर हम बात करें यूके की, तो मास्टर्स हैविंग मोर एडवांटेज पोजीशन, उनका खर्चा कम होता है। राइट। तो 12th के बाद अगर कनाडा की बात करें, अगर आप अच्छे ट्रेड के कोर्स में जा रहे हैं, अच्छा कोर्स कर रहे हैं, आपके पास अच्छी जॉब है, आप बेनिफिशियल है,
आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एज के पॉइंट्स होते हैं। अब जितनी कम एज होगी आपको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो यूएसए मास्टर्स वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, जर्मनी अगेन मास्टर्स वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बट कनाडा एक ऐसी कंट्री जहाँ +2 वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लस अगर हम बात करें कंपैरिजन करें कि फीस स्ट्रक्चर का, तो अगर हम आज की बात करें इंडिया में भी फीसेस आर नॉट लेस। एब्सोल्युटली। अगर आप किसी टॉप की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप यू हैव टू शेल आउट लॉट ऑफ मनी। तो अगर हम उसके कंपैरिजन में 2 साल की स्टडी बाहर की फॉलो करें, चाहे वो कनाडा की हो या न्यूजीलैंड की हो, तो वो भी एट पार है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग करने साउथ जा रहा है या हैदराबाद जा रहा है, जॉब करने के लिए हैदराबाद जा रहा है, तो एक बच्चा पढ़ने के लिए कनाडा जा रहा है, वो 15 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। हैदराबाद से भी यहाँ पहुंचने में कई बार डायरेक्ट फ्लाइट ना हो तो इतना टाइम लग जाएगा। एब्सोल्युटली। यूके जा रहे हैं, 8 घंटे में आप यूके पहुंच जाएंगे, 8 घंटे में जर्मनी पहुंच जाएंगे। तो ईज ऑफ ट्रैवलिंग आज की डेट में बहुत ईजी हो गया। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं दे शुड गो अब्रॉड टू स्टडी। उसका एक्सपोजर ही अलग है, वो बच्चे का डेवलपमेंट ही अलग है। अब एक बच्चा जो बाहर से पढ़ के आया है और इसके डजंट मीन कि हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ बहुत क्वालिटी एजुकेशन है, बहुत एक्सपोजर है। जब हम पढ़ते थे और आज में बहुत फर्क है, बट स्टिल लाइक एम्प्लॉयबिलिटी लेवल, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी पड़ती है। हमारे यहाँ इंडिया में ये कल्चर अभी डेवलप नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। हमारे यहाँ वैसा एनवायरनमेंट अभी बना नहीं है। आने वाले टाइम में जरूर होगा, मेट्रोज में ये आ चुका है, टियर 2 सिटीज में भी ये आ जाएगा जल्द, तो उसके बाद हमारा लेवल सेम आ जाएगा। एक चीज़ और सुमित सर, स्पेशली कनाडा में मैंने ये ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वहाँ पे, मैं उनको एजेंट ही कहूँगा एक्चुअली, जो स्टूडेंट्स को पीआर दिलवाने का दावा करते हैं कि अगर आपके केस में कोई प्रॉब्लम हो गई है या अगर आपको श्योर शॉर्ट पीआर ही चाहिए तो वी विल हेल्प यू। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और दूसरी चीज़, कंसल्टेंट और एजेंट में लोगों को आज तक फ़र्क नहीं पता, वो ज़रा आप ज़रूर बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट? कि कंसल्टेंट क्या होता है और एक एजेंट क्या होता है? आपने अभी उसका आंसर दे दिया। जिस बंदे ने आपका सारा जुगाड़ करा के देना है, आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके देना कि तो आपकी पीआर गारंटेड है, वो एजेंट हो गया। कंसल्टेंट वन है कि जिन्होंने सिर्फ आपको गाइड करना है कि आपके पास ये है, आपकी ये एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको ये मेथड है उस चीज़ का, आप इसको फॉलो करो, आपका पीआर आएगा। वो प्रोसेस, हम प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, वो जुगाड़ को ट्रस्ट करते हैं कि हम ऐसा करके मैनेज करके इसको फिक्स कर लेंगे। सर आज भी लोग एजेंट्स की बातों में, फिर ऐसे लोगों की बातों में क्यों आ जाते हैं? आप क्या फील करते हैं कि क्या लोग गलती कहाँ करते हैं? फिर बाद में उनको लॉस भी होता है। लोग वो सुनना चाहते हैं जिन चीज़ों को हम कई बार मना करते हैं, वो गारंटी वर्ड सुनना चाहते हैं। यस, वो वहां जाएंगे जो उनको बोलेगा तेरा तो वीज़ा लग जाएगा, तुम्हारा वीज़ा हो जाएगा, तुम्हारा तो वीज़ा पक्का है। यस, बच्चा ना, एक वीज़ा एक हमारे लाइफ में ना, जिस किसी भी बच्चे की एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, उपलब्धि मानी जाती है। हाँ, तो वो कहता है कि वो सुनना चाहता है जो कंसल्टेंट रादर जो एजेंट उसको बोले कि गारंटेड है, ये तो मैं ही करा दूंगा, ये मेरी पहुंच है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो आपका वीजा आएगा। तो हम वो प्रोसेस ड्राइव आउट करते हैं। हमने बहुत सारे एसओपीज बनाए हुए हैं कि हमने इसी गाइडलाइंस है कि उसको फॉलो करना है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो, और बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा, बच्चा पढ़ाई करेगा, बच्चा लीगलाइज रहेगा, वहाँ पे रूल्स फॉलो करेगा, तो पीआर सेटलमेंट होगी ही होगी। अच्छा सर, स्कॉलरशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रमोशन की जा रही है एजेंट्स की तरफ से या इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की तरफ से कि स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है, कॉलेज ऑफ़र करते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ये मिलती भी है? जी हाँ, ये मिलती है। आजकल के टाइम में कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इतनी स्कॉलरशिप्स दे रही हैं जो मैंने पिछले 15 सालों में नहीं देखा। ओके। कोई कॉलेज कह रहा है, यूनिवर्सिटी कह रही आपको 1 साल की फीस माफ है, कोई आपको एकोमोडेशन फ्री दे रहा है, कोई आपको $4,000 का अपफ्रंट स्कॉलरशिप दे रहा है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए जो पिछले 15 सालों में नहीं आई। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए आज राइट अपॉर्चुनिटी है कि कम खर्चे में उसका पूरा बजट में मीन्स 20% की रिडक्शन हो जाती है।
बट सर इसकी स्कॉलरशिप्स। बट इसकी एलिजिबिलिटीज क्या है, क्या होना चाहिए स्टूडेंट के पास? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसकी एलिजिबिलिटी बेसिक है ओके कि आप बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, वो आपको एडमिशन दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। क्योंकि जैसा हमने बिगनिंग किया कि आज की डेट में इमिग्रेशन एक टर्बुलेंट टाइम से गुजर रही है। आज स्टडी वीज़ा की, स्टडी अब्रॉड की डेस्टिनेशन टर्बुलेंट टाइम में है। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि कॉलेजेस में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी कम एनरोलमेंट हो रही है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इससे पहले डिमांड एंड सप्लाई का खेल था। डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब ड्यू टू द करंट सिचुएशन अब डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा है, तो उस तरीके से स्कॉलरशिप ज्यादा है। अच्छा, ये सब कंट्री दे रही हैं या ऑलमोस्ट सभी कंट्री दे रही है, चाहे वो यूके है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो कनाडा है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम स्कॉलरशिप मिल रही हैं और न्यूजीलैंड से। ओके, इन टर्म्स ऑफ कोर्स बात करें, आफ्टर 12th कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या नॉन मेडिकल का है, उसके लिए बेस्ट कोर्सेज कौन से अभी ऑफर कर रही है कंट्रीज, या कौन से कोर्सेज ट्रेंड में? देखिए, बिजनेस वालों के लिए बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रेट फील्ड, बहुत स्कोप है इसमें। उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि जो +2 वाला बच्चा है ना, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, नॉन मेडिकल हो, वो ग्रेड 12 है, उसके बाद वो खुद चूज कर सकता है मैंने किस फील्ड में जाना। अब जैसे कुछ ट्रेड के कोर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल स्किल्स नहीं चाहिए, बच्चे वहाँ भी जा सकते हैं, चाहे वो वेल्डिंग है, चाहे वो प्लम्बिंग है, उसके बाद वेल्डिंग, प्लम्बिंग, वुड वर्किंग है। तो +2 कॉमर्स वाला बच्चा इन कोर्सेज में भी जा सकता है। नॉन मेडिकल वाला बच्चा इंजीनियरिंग, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, उसके बाद ट्रेड के कोर्सेज, चाहे वो मैकेनिक के हो, मोटर मैकेनिक के हो, HVAC है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, इन सब में जा सकता है। बहुत स्कोप है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्रेड के स्टूडेंट्स उनको चाहिए। दोनों प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जो कनाडा के, उन्होंने यही कहा है कि हम ट्रेड वाले लोगों को बुलाएंगे। तो जो बच्चा ये ट्रेड के कोर्स करेगा वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे आने वाले टाइम में। अच्छा सर, कुछ ऐसा भी होता है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मैं ये कोर्स चुनूंगा तो मेरा वीज़ा श्योर शॉट है, और अगर ये चुनूंगा तो शायद दिक्कत हो सकती है। देखिए, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ कोर्स, बट उससे भी ज़्यादा रोल ये प्ले होता है कि आपका कंसल्टेंट कौन है, आपके कंसल्टेंट ने प्रेजेंट कैसे की है आपकी फाइल एम्बेसी में। तो जहाँ पे RCIC मेंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम एक सबमिशन लेटर डालते हैं आपकी फाइल में, तो हम पूरा ये बना के डालते हैं, उसको बताते हैं कि वाई स्टूडेंट को ये करियर ऑप्शन लेना पड़ा, उसको ये क्यों चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्यों है, एक पूरी एक स्टेटमेंट लगती है बच्चे की। तो वी हेल्प द स्टूडेंट्स। राइट। अच्छा, एक चीज़, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं ऑनेस्टली आंसर आपके तरफ से एक्सपेक्ट करूँगा। स्टूडेंट लाइफ का डार्क साइड क्या है किसी भी कंट्री में? कनाडा में भी देखते हैं, वीडियोस भी बहुत वायरल होती हैं, ये हो रहा है जी, यूके में ये हो रहा है, कनाडा में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है। आप क्या समझते हैं, इज दैट ट्रू, या सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखता है, या वाकई कोई ना कोई डार्क साइड हल्की फुल्की है या नहीं है? क्या ये इंडिया में स्टूडेंट्स की नहीं है डार्क साइड? हाँ बिल्कुल है। तो स्टूडेंट है ना, तो लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे। राइट। एवरी कंट्री हैव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक 2-3% की नेगेटिविटी से हम पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी को पेंट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट को वहाँ पे लिबर्टी है, स्टूडेंट वहाँ पे कोई उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है, चेक नहीं है, इसका कुछ स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं। बट मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट बहुत लेबोरियस होते हैं, उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत हार्ड एंड मनी है, उन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है। तो प्राइमरली ये चीज़ इंडियन स्टूडेंट में बहुत कम देखी जाती है। पर्टिकुलरली ये वहाँ देखी जा सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लेके लोग आ रहे हैं। मैं जितने स्टूडेंट से मिला हूँ, वो मुझे यही स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरे को काम करना है, मेरे को घर वालों को सपोर्ट करना है, मेरे को सेटल होना है। तो ये माइंडसेट से जा रहे हैं। तो वो 1-2% नेगेटिविटी सब जगह है। दैट इज ओनली बिकॉज उनको अनड्यू लिबर्टी मिल जाती है। एक और सवाल, टू बी वेरी फ्रैंक, आज भी जो जैन ओवरसीज़ है उसको बच्चा या पेरेंट्स क्यों चुने? जैन ओवरसीज़ में ऐसा क्या है, ऐसा क्या ख़ास उनको मिलेगा कि वो आपके पास आएँ
और अपनी कंसल्टेंसी के लिए आपको चुने, या वीज़ा के लिए, या कहीं का भी प्लान कर रहे हैं, वो आपको क्यों चुने? जैन ओवरसीज एक मिशन है जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है, हमने बच्चों को सही गाइड करना है, सही रास्ता बताना है, सही सिलेक्शन कराना है, उसमें हमने हेल्प करनी है। हमारा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि हमने अपने लिए पैसा कमाना है। मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी हार्ड वर्क। तो हमारा पर्पस, क्योंकि ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है कि एक मेरे पास स्टूडेंट आए, वो वीज़ा रिफ्यूज करा के आए, तो वो मेरे पास आए, मैंने उसको देखा, मैंने उसकी हेल्प करी, उनका वीज़ा आया, उसने एक और अपना फ्रेंड लेके आया। तो द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग जैन ओवरसीज ओनली टू गाइडिंग द स्टूडेंट फॉर देयर सक्सेसफुल फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो अगर आप सही पाथ चूज करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर आपको सही करियर गाइडेंस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को कम एक्सपेंडिचर हो आपके बच्चे की एजुकेशन के ऊपर, तो आपको जैन ओवरसीज चुनना चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं खुद एक टीचर रहा हूँ, मेरा 12 साल का टीचिंग का तजुर्बा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि हमने बच्चे को गाइड करना है, सही रास्ता दिखाना है। एक चीज़ और इसके साथ ही, कुछ स्टूडेंट कंट्री सोच के आते हैं, जैसे पंजाबियों में कनाडा का बुखार है कि जाना है तो कनाडा जाना है जी, वरना नहीं जाना। तो ऐसी कंट्री स्पेसिफिक चॉइस अगर स्टूडेंट आपके पास लेके आता है जो रिजिड होता है कि नहीं जी कनाडा अदरवाइज नहीं, या कुछ होता है कि ऑस्ट्रेलिया अदरवाइज नहीं, तो क्या आप उनको गाइड भी करते हो कि आपके लिए कनाडा इज नॉट अ गुड ऑप्शन, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया अच्छी ऑप्शन हो सकती है? देखिए, दैट इज अवर जॉब, दैट इज वेयर अवर एक्सपीरियंस इज वेरी हैंडी। अब एक बच्चा है, वो कहता है जी मेरे पास ना इनकम टैक्स की रिटर्न है, ना हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है जिस पे मैं लोन ले सकता हूँ, ना हमने कभी, ना मेरे पास नंबर है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब वो ऑस्ट्रेलिया की जो जैन ओवरसीज की बेसिक चेकलिस्ट है उसी को फुलफिल नहीं कर रहा। तो हमने इसको बताना, भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, आपको सर्टेन पैरामीटर्स प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन उसको फुलफिल करना पड़ेगा, अगर वो करेगा तभी जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर वो यूके जाना चाहे या वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना चाहे, उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो दैट इज ए जॉब ऑफ ए कंसल्टेंट। मतलब जो उसके लिए सही नहीं है आप क्लियर बोल देते हो कि बिल्कुल बिल्कुल, हम क्लियर बोलेंगे तभी हम कल को बच्चा हमें याद रखेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कईयों का वीज़ा 100% किसी का नहीं लगता, इवन हमसे रिफ्यूज़ल के बाद वो हमारे पास जुड़े हुए हैं, वो अपने +2 के बाद रिफ्यूज़ल है, ग्रेजुएशन के बाद वीज़ा लेके गए, जो अपने साथ अभी भी क्लाइंट लेके आते हैं। एटलीस्ट आप हमें सही गाइड तो कर रहे हैं। सही गाइडेंस मोर इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो अभी एज अ इमिग्रेशन एक्सपर्ट जो अभी चल रहा है जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप एज एक्सपर्ट क्या सजेशन, क्या सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को जो सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कनाडा के बारे में, या कहीं के भी बारे में? देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपको किस रिजिड ना हो। अगर आप उस कंट्री की रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, आपको वो कंट्री वेलकम करेगी। अगर आप उस कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे तो आपको अल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। और सभी कंट्रीज वेलकमिंग एटमॉस्फेयर है, ऐसा नहीं है चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये देखना है कि आपके करियर के लिए क्या बेटर है। अब मैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने जी इस लोकेशन में जाना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है या आपका करियर इंपॉर्टेंट है? यस। बहुत सारे वीजा रिफ्यूजल ही तब होते हैं कि जब वो प्लेस स्पेसिफिक होते हैं। जब आप कोर्स स्पेसिफिक हो जाएंगे आपको कभी भी मायूसी नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे को पता है कि ये कोर्स करने के बाद मेरा करियर है। तो हमारे पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, कि हमने बच्चे को ये नहीं सोच के भेजना है कि तू मेरे रिश्तेदार को जाके ही रह। हमने उसको एक्सपोजर देना है। जितना वो आसमान में उड़ेगा उतना वो लर्न करेगा। हमें बच्चों पे ट्रस्ट रखना है। हमने अपनी परवरिश पे ट्रस्ट रखना है कि दे विल फॉलो द राइट पाथ। विजिल जरूर रखना है, ऐसा नहीं है कि आंखें मूंद लेनी है, बट स्टिल वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अच्छा, इसके साथ ही एक और सवाल जाते जाते, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, कई बार किसी की 2 बार रिफ्यूज़ल होती है, कई बार किसी की 3 बार भी है, 4 बार तक की भी रिफ्यूज़ल ले आते हैं, उसका सोल्यूशन है जैन ओवरसीज के पास? बिल्कुल है जी। हमने तो 7-7, 8-8 बार रिफ्यूज़ल वालों के वीज़ा लगवाए हैं। फॉर विच कंट्री? कनाडा? फॉर कनाडा। ओके।
तो अगर अपने राइट डॉक्यूमेंट्स आपके सब कुछ सही है तो वो वीज़ा देने के लिए बैठे हैं कंट्रीज, वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। अगर कोई रिजेक्शन आती है उसमें कहीं ना कहीं कमी प्रोसेस में होती है। तो जैन ओवरसीज अपने एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपर्ट टीम के साथ उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि आपका वीज़ा में सक्सेस हो। अगर आपका वीज़ा नहीं भी लग रहा तो एटलीस्ट आपको मॉनेटरी लॉस कम से कम हो। कई बार मैंने सुना लोग आते हैं जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मेरा 5 लाख का लॉस हो गया। ऐसा नहीं, जैन ओवरसीज में ऐसा कुछ नहीं है। राइट। एक चीज़ और सर, फेक डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत पंजाबियों को लॉस हुआ है। मतलब कंट्री स्ट्रिक्ट हो गई है पंजाबियों से, पंजाबी शब्द सुन के फेक डॉक्यूमेंट वो कंट्री सोचने लग जाते हैं कि शायद लगाया होगा या हो सकता है। इस ट्रेंड में कितना फ़र्क आया है और आप कैसे गाइड करते हो? क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं कि सर जो होता है जैसे होता है कर दो, लेकिन हमारा वीज़ा लगवा दो। देखो जी, जैन ओवरसीज एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन सब चीज़ों के लिए ना है। क्लियर कट ना मेरे आप किसी भी स्टाफ मेंबर से, फ्रॉम रिसेप्शन टू टिल मी, अगर किसी को भी बोलेंगे कि हमें कोई हेल्प करेगा, वो कहेगा नो। हमारा सिस्टम ये है कि नो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट। मैं खुद एक RCIC मेंबर हूँ, तो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट देख के मेरी वो जिम्मेवारी है कि मैं इवन रिपोर्ट करूँ RCIC को, IRCC को, कि भाई ये बच्चा फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट लेके आया है, ये गलत, इसकी इंटेंशन गलत है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि बच्चा सही डॉक्यूमेंट लेके जाए, कल को फ्यूचर उसका है जी। मैं बहुत सारे बच्चों से, कनाडा में बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं जो सिर्फ इस चक्कर में कि मेरे को वर्क परमिट मिल जाए, उन्होंने नकली ट्रांसक्रिप्ट्स पे PGWP लिए हैं। अब जब भी वो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं दोबारा एक्सटेंशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए, अब वहाँ जाके वो फंस रहे हैं। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। राइट। तो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट शॉर्टकट नहीं है। राइट। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। तो जैन ओवरसीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर ये थे मेरे साथ डॉक्टर सुमित जैन, जो कि MD हैं जैन ओवरसीज़ के। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इनकी बदौलत, जैन ओवरसीज़ की बदौलत आज पूरी दुनिया में है। और अभी भी आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कौन सी कंट्री चुने, कौन सा कोर्स चुने, या रिफ्यूज़ल भी आपकी आ चुकी है, या किसी भी तरीके का कुछ भी आप सोच रहे हैं जिसको लेकर आपको डाउट है कि मेरा वीज़ा कैसे लग सकता है, रिफ्यूज़ल आ चुकी है, या कुछ भी इन टर्म्स ऑफ बजट, कोई व्हाटएवर, आप कुछ भी आप सही सलाह लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैन ओवरसीज इज़ द वे। आप यहाँ पर आइए, सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनसे बात कीजिए। एंड आई एम डैम श्योर कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अपना बेटर फ्यूचर जैन ओवरसीज के जरिए बना चुके हैं। तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं, ये मुझे लगता है। थैंक यू सो मच।